वैन इस सड़क पर जाने के लिए चादरों की सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता सिरकने लगी। खेत को पार करके दूसरी सड़क पर उतर गई। फिर इसकी पिछली लाल रोशनी दूर होते हुए गायब हो गई। मैंने रुख मोड़ लिया और इधर देखने लगा जिधर से हम आए थे। कुछ देर बाद दूर से रोशनी के दो खतरे नजर आए। वो रोशनी नज़दीक आती जा रही थी। फिर ट्रक के इंजन की गिड़गिड़ाहट सुनाई दी और चंद लम्हों बाद एक ट्रक मेरे नज़दीक रुक गया। इसमें से सन्याल सुनील निकल कर बाहर आ गए। क्या रहा? सुनील ने नज़दीक पहुँच पूछा। कामयाबी। वैन लोहे की सड़क पार करके अपनी मंजिल की जानिब चलेगी। गुड, अब हमें लोहे की ये सड़क हमेशा के लिए ख़त्म कर देनी है। ये कहने के साथ ही सुनियाल फिर ट्रक ड्राइविंग सीट की तरफ लपका और अगले ही पल ट्रक का इंजन जाग उठा। ट्रक ने टर्न लिया और फिर वो भी वैन की तरह लोहे की सड़क पर आ गया। सुनील और कालू खेत में कूद गए। इनकी मदद के लिए मुझे भी खेत में उतर जाना पड़ा। धान की बुआई के लिए खेत में पानी भर दिया गया था। मैं टखने तक कीचड़ में धंसा पहली चादर तक पहुंच गया। ट्रक तीसरी चादर पर खड़ा था। पहली चादर को हम तीनों ने मिलकर उठा लिया और इसे ट्रक पर लोड कर दिया। ट्रक चौथी चादर पर गया तो दूसरी को उठा दिया। इसी तरह तमाम चादरों को ट्रक पर लाद दिया। काम पूरा होते ही सुनियाल ने कहा, वक्त कम है, फौरन ट्रक पर सवार हो जाओ। हम सब खुशी से सरशार भागते ट्रक पर सवार ख्यालों में करारे करारे नोट गिन रहे थे। तकरीबन आधे घंटे बाद हम सब बिहारियों के लिए ज़ेरे तामीर कॉलोनी को पार करते हुए मीरपुर के आखिरी सिरे पर पहुंच गए। हमें सनियाल के दोस्त का कोल्ड स्टोरेज दूर से नजर आ रहा था। इसी कोल्ड स्टोरेज में ट्रक रखना था ताकि कोई ढूंढ न सके। फार्म हाउस के अहाते में पहुंचते ही सनियाल तकरीबन चीख उठा, ये क्या? हम सब भी चौंक गए थे। दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। मंसूबे के मुताबिक ताला खुला मिलना चाहिए था। ताला खोलने की जिम्मेदारी तारक की थी, लेकिन किफल बंद होने की वजह से हम समझ गए कि वो पहुंचा नहीं है। एक चाबी सनियाल के पास भी थी। इससे ताला खोला गया और फिर ट्रक को अंदर ले जाकर गेट बंद कर दिया गया। अंदर चारों तरफ आलू के बोरे रखे हुए थे। इनमें से कई बोरों को ट्रक पर लाद दिया गया ताकि चादरें भी छुप जाएं और देखने वाले समझे कि ट्रक माल लेकर आया है। ट्रक पर बोरे लादने के बाद सुनियाल हम सबको साल लेकर पिछले हिस्से में पहुंचा। इस छोटे से कमरे में प्रिंटिंग प्रेस लगा हुआ था। प्रिंटिंग का सारा सामान वहां मौजूद था। इंक, क्ले और चिप्स वगैरह टेबल पर रखे नजर आ रहे थे। तारक को कागज यहीं पर लाना था। आखिर वो गया कहाँ? कालू मियाँ ने कहा। समझ में नहीं आता। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया? मैंने कहा। कहीं वो बेईमानी पर तो नहीं उतर आया? सुनील ने अपना ख्याल जाहिर किया। नहीं, वो ऐसा सोच भी नहीं सकता। प्रिंटिंग प्रेस और ब्लॉकों के बगैर वो नोट को नहीं छापेगा, सुनियाल ने जवाब दिया। रात 1 बजे तक हम सब अपना अपना राग अलाप रहे थे कि आरती पहुंच गई। इसने हमारे होश उड़ा दिए। इसकी वैन को पुलिस ने पार्क मोटर में रोक लिया था। पुलिस वालों को वारदात की इतला बर वक्त मिल गई थी। जिस दरवाजे को हमने बंद देखकर नज़रअंदाज कर दिया था, इसमें कोरियर मैन था। इसने वारदात के वक्त दुम साध रखी थी। पुलिस हेडक्वार्टर से वायरलेस पर वैन से राब्ता करने की कोशिश की जा रही थी और इसकी तलाश में पुलिस की कई पार्टियां भी निकल पड़ी थी। इनके पास तारक के फोटोग्राफ भी थे। पुलिस वालों को तारक की तस्वीर इसके महकमे से मिली थी। बाथरूम में बंद हो जाने वाले ने पुलिस को डाकू का जो हुलिया बताया था, इनमें सरे फहरिस्त तारक का हुलिया था, जिसे तारक के बॉस ने नोट कर लिया था। यूं भी वहाँ सिर्फ गार्ड की लाश थी जो खामोश जुबान से चीख चीख कर कह रही थी कि मैं अकेली इसलिए हूँ कि तारक डाकुओं से मिल गया है। पुलिस पार्टी ने तारक के घर पर भी तलाशी ली थी। वहाँ इसकी बीवी ने बताया कि वह जाते वक्त कह गए थे कि रात को नहीं आएंगे, लेकिन इसके बयान पर पुलिस वालों को यकीन न आया और वो मकान से कुछ दूर घेरा डाल कर बैठ गए। रात को 12:30 बजे तारक वहाँ आया। वो दरवाज़ा खटखटा रहा था कि पुलिस वालों ने इसे घेर लिया। वक्त से पहले खतरे को भांप कर तारक वहाँ से भागा। पुलिस वाले इसके पीछे लपके इसे रुक जाने का हुक्म दिया, लेकिन वो न रुका तो पुलिस ने गोली चला दी। वो तड़पते हुए ज़मीन पर गिरा और मर गया। गोली इसके सीने को फाड़ती हुई निकल गई थी। आरती की खबर ने हमारे होश उड़ा दिए। हमारी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि तारिक इतनी देर तक कहाँ रहा। वैन गोदाम में नहीं पहुंची थी। इसे इसने कहाँ छुपाए रखा, जिसकी वजह से आरती के मुताबिक वैन पुलिस वालों के हाथ में नहीं आई थी। फिर वो गई कहाँ? इसी सवाल का जवाब तलाश करने हम सब वापस शहर आ गए। अगले दिन का अखबार हम लोगों ने छान मारा, लेकिन वैन की कोई खबर नहीं थी। सिर्फ एक कालम की मुख्तसर सी खबर थी कि नील खेत में एक जराइम पेशा पुलिस की गोली से मारा गया। डाके की खबर को हुकूमत ने दबा दिया था। हम लोगों ने अपने अपने जराए से मालूम किया तो पता चला कि पुलिस सरगर्मी से वैन की तलाश कर रही है। हम लोगों ने वैन पर फातिहा पढ़ ली थी। हर एक का दिल टूट गया था कि सुनील ने कहा, वैन का पता लगाने का एक तरीका है। कौन सा? आरती ने पूछा। सारे अरकान को जमा करो तो मैं बताता हूँ। इसी दिन तमाम अरकान जमा हो गए। सुनील ने सबके सामने एक नया मंसूबा पेश किया।
इसने कहा कि वो रूह को प्लानचेट बोर्ड पर बुला सकता है। अंग्रेज़ी किताबों में मैंने भी प्लानचेट बोर्ड के बारे में पढ़ा था, लेकिन इसे शोभदा समझा था, जबकि सुनील का दावा था कि वो इस इल्म से वाकिफ़ है। तुम्हारा क्या ख्याल है तारक की रूह प्लानचेट बोर्ड पर आ जाएगी और तुम्हारे सवाल का जवाब दे देगी? आरती ने सवाल किया। नहीं, मैं सिर्फ इसे बुला सकता हूँ, लेकिन जवाब देना या ना देना इसकी मर्ज़ी पर है। वो अगर जवाब देना चाहेगा तो मामूल के ज़रिए जवाब दे देगा। तुम्हारा सितारा मीज़ान है, यही सबसे हल्का सितारा होता है, तो लारशी वालों को हर किस्म के अमल में मामूल बनाया जा सकता है। सुनील की बात पर सब ने आरती से इल्तिजा करना शुरू कर दी कि वो राज़ी हो जाए। जब सबकी यही ख्वाहिश है तो मैं तैयार हूँ, आरती ने कहा। आधी रात का इंतज़ार करो, तब तक मैं तैयारी कर लूँ, सुनील ने कहा। तो हम सब सुनील के घर में ही ठहर गए। रात के 12 बजे सुनील ने सबको दायरे की शक्ल में ज़मीन पर बिठा दिया और आरती को दरमियान में। कुछ देर तक पता नहीं क्या क्या बिदबिदाता रहा, फिर बोला, अब लाइट ऑफ कर दूँ? सुनील ने लाइट ऑफ कर दी। आरती के सामने रोशन शमा अंधेरे को दूर करने में नाकाम थी। मुल्कजे अंधेरे ने माहौल को पुरस्कार बना दिया था। अजीब सा बोझलपन फैल गया था और फिर वो बोझलपन बढ़ता गया। कुछ देर बाद मुझे ऐसा लगा गोया कमरे में हर 5 अफराद के अलावा भी कोई है, लेकिन शमा की जर्द रोशनी में सिर्फ 5 साये नजर आ रहे थे। यकायक मेरी नज़र आरती के सामने रखे लेटर पैड पर पड़ी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कलम बगैर किसी सहारे के खुद ब खुद लेटर पैड पर रवान था। सुनील ने सवाल किया, क्या तुम आ गए हो? कलम फिर चलने लगा। कुछ तवक्कुफ के बाद सुनील ने फिर सवाल किया, अपना नाम बताओ। कलम फिर हरकत में आ गया। जवाब पढ़ते सुनील के लबों पर मुस्कुराहट थरक उठी। मैं समझ गया कि मतलूबा जवाब मिल गया है। सुनील ने हम सब पर नज़र डाली और फिर खिरखिराती आवाज़ में बोला, क्या तुम हमें वैन का पता बता सकते हो? कलम फिर कागज़ पर दौड़ने लगा। कागज़ पर निब घिसटने की खिरखिराहट मेरी समात के धमाके जैसी महसूस हो रही थी। कलम के रुकते ही सुनील ने तहरीर को पढ़ा और फिर बोला। फिर सुनील अपनी जगह से उठा था और चिट की आवाज़ के साथ कमरा रोशन हो गया। हम सब पैड पर लिखे जुमलों को पढ़ने के लिए आगे बढ़ आए थे। पहले सवाल के जवाब में हाँ लिखा था, दूसरे सवाल के जवाब में तारक, तीसरे सवाल के जवाब में कुछ शर्तों पर लिखा हुआ था। इन जवाबात ने हमें हैरत में डाल दिया था। हम सब एक दूसरे की लिखाई पहचानते थे। वो 100% तारक की लिखाई थी। इसने आखिर में लिखा था, मैं आरती के ज़रिए अपने जवाबात तुम तक पहुंचा सकता हूं। तुम आरती को राज़ी कर लो, मुझे भी आसानी होगी और तुम्हें भी। इसी ने तारक को तलाश किया था। इसे काबू में करने के लिए आरती ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी। सनियाल के इशारे पर इसे रिश्वत में अपने आप को देना पड़ा था। कई रातें एक साथ गुजारने वाली अब इससे डर रही थी। इंसान मौत से कितना डरता है और महबूब मरते ही दुश्मन नज़र आने लगता है। इसका नमूना मैंने इस रात देखा था। आरती ने लर्जीदा लहजे में कहा था, प्लीज़ सुनील, मुझे मजबूर मत करो। लेकिन हम सबको 80 लाख की लालच थी। हर एक ने इस पर दबाव डालना शुरू कर दिया। सुनील ने इसे दिलासा दिया, घबराने की कोई बात नहीं। तारक की भटकती हुई रूह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। वो जब जिंदा था तुम्हें दिलो जान से चाहता था। ये चाहे जाने का अमल रूह के ताबे होता है। इसकी रूह तुम पर मरती है, मरने के बाद भी वो तुम्हारी परस्तिश करती होगी। आज तक तुमने कभी सुना है कि मरने वालों की रूह ने जो बदरू बन गई अपने किसी प्यारी को परेशान किया हो? बदरू सताती है तो सिर्फ अपने दुश्मनों को। आरती ने जवाब दिया, लेकिन अब तो इस पर आया हो गया होगा कि मैं इसे मोहब्बत नहीं करती थी, सिर्फ अपना काम निकालने के लिए ड्रामा करती थी। सुनील ने कहा, फिर भी वो तुमसे प्यार करता था, इसलिए इसने तुम्हें मामूल बनने को कहा है। प्लीज़ इनकार मत करो और तैयार हो जाओ। सबके दबाव ने इसे राजी होने पर मजबूर कर दिया। आंखें बंद करके जहन को पुरसुकून रखो, सुनील ने आरती से कहा। हम सब इसकी तरफ देख रहे थे। हर एक का दिल धड़क रहा था। सुनील इसके सामने बैठा ज़ेरे लब कुछ पढ़ता जा रहा था। हमारी निगाहें कभी सुनील के चेहरे का तवाफ करती और कभी आरती के चेहरे का। कुछ देर बाद मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी महसूस हुई। हर मोए तन में खौफ की लहर दौड़ने लगी। आरती का चेहरा सुर्ख पड़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जिस्म का सारा खून चेहरे पर जमा हो रहा हो। यकायक इसने आंखें खोल दी जो किसी हीटर के वायर की तरह दहक रही थी। इन आंखों में खून की सुर्खी झलक रही थी, जैसे ताज़ा ताज़ा खून हलकोरे ले रहा हो। वो एक टिक सुनील को घूर रही थी। इसने सुनील की आंखों में झांकते हुए कहा, पूछो क्या पूछना चाहते हो? हम सब कांप कर रह गए। वो आवाज़ आरती की नहीं थी, वो तारक की आवाज़ थी। वैसी ही भारी भरकम और गरजदार आवाज़, लेकिन सुनील पर कोई असर ना हुआ। इसने पूछा, वैन लेकर कहाँ चले गए थे तारिक? ये तुम्हें इतनी आसानी से नहीं बताऊंगा। आरती की जुबान से तारक की आवाज़ निकली। सुनील ने इसके अल्फाज की चुभन बर्दाश्त करते हुए कहा, ये तो बता सकते हो क्यों चले गए थे? ज़रूर बताओ। वैन पहुँचाते ही मेरी ज़रूरत ख़त्म हो जाती, बाकी काम तुम सब करते। मुझे पता चल चुका था कि तुम सब 80 लाख बचाने के लिए मेरा कत्ल कर दोगे।
इसलिए मैंने एक मंसूबा बनाया था। कैसा मंसूबा? मैंने सोचा लोहे वाली सड़क पार करने के बाद वैन मेरे कब्जे में होगी, मैं इसे लेकर गोदाम के बजाय किसी ऐसे खुफिया मुकाम पर पहुंच जाऊंगा जिसके बारे में तुम नहीं जानते हो, और मैंने किया भी वही। मगर इससे तुम्हें क्या फ़ायदा पहुंचा? तुम अकेले तो नोट छाप नहीं सकते थे। मेरा मंसूबा था कि तुम्हें ब्लैकमेल करके अपना हिस्सा पहले ही ले लूँ। तुम्हारे वहम ने हम सबको परेशानी में डाल दिया। जो हुआ इसे भूल जाओ, मैं वैन का पता बता दूंगा। जल्दी बताओ, मेरी 2 शर्तें पूरी कर दो। कौन सी? पहली शर्त है कि मेरा हिस्सा मेरी बीवी तक पहुंचा दो। यकीन करो, नोट तैयार होते ही तुम्हारा हिस्सा तुम्हारी बीवी को दे आएंगे। अगर मैंने एक बार तुम्हें वैन का पता बता दिया तो सारा कागज़ तुम्हारे हाथ लग जाएगा, और फिर ज़रूरी नहीं है कि तुम मेरा हिस्सा मेरी बीवी तक पहुंचा दो। हम ऐसा नहीं करेंगे, भले ही ना करो, मगर मैं रिस्क नहीं ले सकता। मेरा हिस्सा तुम्हें पहले मेरी बीवी तक पहुंचाना होगा। अच्छा, किसी तरह हम 80 लाख रुपए का इंतजाम करके तुम्हारी बीवी को दे देते हैं तो दूसरी शर्त को पूरा करना होगा। दूसरी शर्त क्या है? कत्ल एक सुहागन का। मेरी इस शर्त को पूरा करते ही तुम्हें वैन मिल जाएगी। सुनील ने कहा, हम तुम्हारी पहली शर्त की वजह तो समझ रहे हैं, लेकिन सुहागन के कत्ल से तुम्हारा क्या भला होगा, ये बात मैं बाद में बताऊंगा। हम सब हैरान थे। हमें खामोश देखकर आरती के हलक से फिर वही खुरखुराती आवाज़ उभरी, क्यों सबको सांप क्यों सूंघ गया? तुम सब तो किसी को भी पलक झपकते ऊपर पहुंचा सकते हो, फिर खौफजदा क्यों हो? कालू मियाँ ने कहा, हम खौफजदा नहीं हैं, बस उलझ गए हैं। आखिर तुम्हारी किसी सुहागन से दुश्मनी क्या है? सुहागन का कत्ल वैन के गार्ड को मार देने जितना आसान नहीं है। दांतों पसीना आ जाएगा। सुनियाल ने कहा, कत्ल के साथ लफ्ज़ सुहागन इसलिए तुमने जोड़ा है कि कहीं हम तुम्हारी बीवी को ऊपर न पहुंचा दे। इसे कत्ल कर देने से भी तुम्हारी शर्त पूरी नहीं होगी, क्योंकि वो सुहागन नहीं बेवा है। ये सोचना तुम्हारा काम है। मेरी शर्त है सिर्फ सुहागन का कत्ल। कैसे करना है ये तुम जानो। अब मैं चलता हूँ। इस दिन से हम सब इसी उलझन में हैं कि किस सुहागन को कत्ल करें। इसी ख्याल से कनाई सुनियाल ने एक ऐसी औरत को अगवा भी किया था, लेकिन वो बारूद का ढेर साबित हुई। किसी भी तरह काबू में आना ही नहीं चाहती थी। मजबूरन इसे काबू में रखने के लिए कनाई ने तशद्दुद से काम लिया और इसे जख्मी कर बैठा। जख्मी जानवर हो या इंसान, इसकी बलि यानी कुर्बानी भगवान कबूल नहीं करता। ये बात सुनियाल ने बताई थी, इसलिए वो इसे सबकी नज़रों से छुपाता हुआ कभी गाँव लिए फिरता और कभी कहीं। इसी दरमियान इस हराफा को मौका मिल गया और इसने कनाई सुनियाल को जख्मी कर दिया। सोनू मियाँ ने जब इसे रोकना चाहा तो इसे भी गोली मार दी। इत्तफाकन गोली इसके सर में लगी और वो मौके पर ही मर गया। बेचारे की अपनी गलती से ले डूबी। अगर वो अपने पिस्तौल खिड़की पर रखकर भूल न जाता तो ना वो मरता और ना कनाई सुनियाल जख्मी होता। बेचारा इस बुरी तरह जख्मी हुआ है कि पता नहीं कब सेहतयाब होगा। ऐसे बुरे वक्त में जो भी साथ देगा वो सबकी आंख का तारा बनेगा। मेरी बात सुनो और किसी सुहागन को फांस लो, ऐसी सुहागन को जो आखिर दम तक जोशो खर्म रहे। रोती बसोरती औरत नाकाबिले कबूल है। शफीक ने मेरी आंखों में देखते हुए अपनी दास्तान ख़त्म की और मुद्दा भी बयान कर दिया। वो नहीं जानता कि इसने नादानिस्तगी में एक बहुत बड़ी साजिश पर से पर्दा हटा दिया था। मैं समझ गया था कि सुनियाल मुल्क की मईशत को तबाह करने के लिए जाली नोट छापना चाहता है। स्मगलिंग के फावड़े से बुनियाद को तो खोखला कर ही रहा था, अब रीढ़ की हड्डी पर भी वार करना चाहता है। इससे वैन छीन लेना ज़रूरी था और ये मेरे लिए मुमकिन था, क्योंकि मैंने तारक की पहेली का हल तलाश कर लिया था। तारक किसी औरत का दुश्मन नहीं था। अपनी जबलत से मजबूर होकर इसने सीधी सादी बात को उल्टा कर कहा था, क्यों खान तुम मेरी मदद कर सकते हो, किसी सुहागन को कत्ल कराने के लिए ला सकते हो? शफीक ने पूछा। मैंने जवाब देना चाहा था कि अबू अल बशर की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। इसने कहा, भैया बात तो सुने। इसकी आवाज़ में दबा दबा सा जोश था। क्यों, क्या हुआ? मैंने गोदाम के दरवाजे से सर बाहर निकाल कर पूछा। फरीदा आई है, बशर ने जवाब दिया। 1 मिनट इंतज़ार करो, मैं भी आया। शफीक को बैठने का कहकर मैं गोदाम से बाहर आ गया। मैं नहीं चाहता था कि शफीक फरीदा को देखे, इसलिए मैंने फरीदा से कहा, तुम क्यों चली आई? तुम्हारा यूं घर से निकलना ख़तरनाक है। गुस्सा क्यों होते हो? इसने शोख लहजे में कहा। ये तार लेकर आई हूँ। मैंने टेलीग्राम को खोल कर देखा। चचा ने फ़ौरन आने का लिखा था। 8 साल के अंदर ये पहला मौका था कि चचा ने तार दिया था। वो तो ख़त लिखने में भी बुखालिद से काम लेते थे। सिर्फ सुरखाब खान यानी दादा खान हर माह ख़त लिखते थे, वो भी नसीहतों भरा। ऐसी कौन सी बात हो गई जिसकी वजह से उन्होंने तार भेजा है? ये बात मेरे जहन में चुभने लगी थी। मेरा जहन माऊफ होने लगा था। मैंने अबू अल बशर से कहा, तुम जाकर PIA की सीट रिज़र्व करवा लो, 2 सीट बुक कराना। फरीदा भी मेरे साथ जाएगी। यहाँ पर हर तरफ ख़तरा ही ख़तरा है, वहाँ रहेगी तो मैं इत्मीनान से दुश्मनों से लड़ सकूँगा। मेरा भी यही ख्याल था। अबू अल बशर ने कहा, अगर तुम चाहो तो अपने लिए 20 सीट रिज़र्व कर लेना। नहीं, मैं ये काम नहीं करूँगा।
आपको ख़तरे में छोड़कर मैं तो एक पल भी वहाँ नहीं रह पाऊँगा। फिर आप अपने लिए तो लड़ नहीं रहे, वतन की हिफाजत की जंग में मुझे भी अपने साथ रखें। मैं लड़ाई भिड़ाई भले ही ना करूँ, लेकिन दुकान तो संभाल सकता हूँ ताकि आपकी माशी हैसियत मजबूत रहे। जंग दो मुल्कों के दरमियान हो या दो फरीकों के दरमियान, माशी हैसियत का मजबूत रहना ज़रूरी है। बशर की बात मुझे भा गई। मैंने 5 रुपए निकाल कर देते हुए कहा, तुम जितनी जल्दी मुमकिन हो एयरपोर्ट चले जाओ। वो बेबी टैक्सी ऑटो रिक्शे पर सवार होकर चला गया। फरीदा भी तैयारी करने के लिए घर की तरफ चल पड़ी तो मैंने कैश बुक खोल कर देखते हुए शफीक को आवाज़ दी, शफीक मियाँ बाहर आ जाओ। वो बाहर निकल आया। शफीक मियाँ तुम जाकर अपने साथियों को तैयार करो, मैं 1 हफ्ते में कराची से लौट कर आ जाऊँगा और तारक की रूह को सुहागन का कत्ल बतौर नजराना पेश कर दूंगा। लेकिन याद रखो, वक़्त से पहले किसी को मेरा नाम मत बताना, कुनाई सनियाल को भी नहीं। जो हुक्म कहते हुए वो चला गया। दुकानदारी में दिल मुतलक नहीं लग रहा था। अजीब सी परेशानी ने घेर लिया था। दिमाग में तफक्कुरात ने जाले बुन दिए थे। मैं तार के मफहूम को समझने की कोशिश कर रहा था कि अबू अल बशर लौट आया। इसी दिन की फ़्लाइट में 2 सीटें रिज़र्व करवा ली थी। रात 9 बजे की परवाज़ से जाना था। तैयारी करने के लिए मैं बाहर निकल गया। कुछ दूर जाने के बाद मुझे ख्याल आया कि मेरे पीछे कुनाई सनियाल बशर को हिरासा कर सकता है। इस सीधे साधे बंदे को ख़तरे से दूर रखना ज़रूरी है। इसके गिर्द हिफाजती हिसार कायम करने के लिए मैंने हक्का गुंडे से राब्ते करने की ज़रूरत समझी और इससे मिलने पहुंच गया। इसने वादा कर लिया कि वो दुकान की हिफाजत करेगा। इसका एक आदमी रात में भी बोनोग्राम में पहरा देगा। इसकी ज़ुबान पर मुझे भरोसा था। गुंडा था लेकिन वतन फरोश नहीं था। वो रोटी के लिए गुंडागर्दी कर रहा था। अगर इसे भी इज्जत की रोटी मिलने लगती तो वो शायद गुंडागर्दी से तायब हो जाता। फिर बड़े मूजी को शिकस्त देने के लिए छोटे मूजी से समझौता कर लेना ही दानिशमंदी है। इसलिए मैंने भी हक्का पर भरोसा कर लिया और बोनोग्राम लौट आया। फरीदा ने सामान पैक कर लिया था। 8 बजे रात मैं इसे साथ लेकर एयरपोर्ट पहुंचा। प्रवास का ऐलान हो रहा था। रश की वजह से रास्ते में ही काफ़ी देर हो गई थी। भागम भाग लगी हुई थी। जहाज़ पर सवार हुए हमारे बैठते ही दरवाज़ा बंद हो गया। गोया हम दोनों आखिरी मुसाफिर थे। हमें लेकर PI का पैकर जहाज़ हवा की दोष पर उड़ता हुआ कराची के हवाई मुस्तकर पर पहुंच गया। एयरपोर्ट से बाहर आते आते 12 बज गए। हालांकि सामान कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक छोटा हैंडबैग था जिसमें फरीदा के कपड़े थे। मैंने अपने कपड़े लिए नहीं थे। पाड़े में मैं किसी का भी जोड़ा पहन सकता था और फिर फ़ौरन ही लौटना था। हैंडबैग को मैंने अपने हाथ में ले रखा था और फरीदा की गोद में नन्ना अबुल हयात था, इसका बेटा। लाउंज से बाहर निकलकर मैंने टैक्सी ली और स्टेशन पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचकर मायूसी ने घेर लिया। आखिरी ट्रेन आधा घंटा पहले निकल गई थी। अगली गाड़ी सुबह से पहले नहीं जाती थी, इसलिए मैंने होटल में ठहर जाना मुनासिब समझा और स्टेशन के नज़दीक एक आलीशान होटल में पहुँच गया। मैंने सोचा कि 2 सिंगल रूम ले लूँगा, लेकिन सिर्फ एक डबल बेडरूम खाली था। मजबूरन एक ही बुक करा लिया। खाना बैरे ने कमरे में ही पहुंचा दिया। हल्का फुल्का खाना ढाका से खाकर चले थे, इसलिए मैंने एक रोटी खा ली और लेट गया। फरीदा भी थककर चूर थी, वो भी खाना खाकर सो गई। मैं बेखबर सोया हुआ था कि आंख खुल गई। फरीदा का बेटा अबुल हयात गुनगुनाया था। इसकी आवाज़ ने मेरी नींद में खलल डाला था। मैंने करवट बदल कर इसकी जानिब देखा। कमरे में नाइट बल्ब की रोशनी फैली हुई थी। हल्की रोशनी में फरीदा नहाई हुई थी। इसके कपड़े कई जगह से हट गए थे। मुझे अपने जिस्म में चियूंटियाँ सी रिंगती महसूस होने लगी। कई माह से फिरदौस मुझसे दूर थी। इसकी दूरी ने मेरे चोर जज्बों को बेचैन कर दिया। ऐसे वक्त में फरीदा का ये रूप मेरे जज्बात में हलचल मचाने लगा। मेरी अकल पर पर्दा पड़ने लगा। मैं भूल गया था कि मेरा बढ़ता हुआ हर कदम मुझे तबाही की अतमीक खाई में ले जा रहा है। मेरी लग्जिश जिंदगी भर के लिए मुझे फिरदौस से महरूम कर सकती है। मैं इस्लाम के अहकाम को भी भूल चुका था कि 2 बहनों को जमा मत करो वरना निकाह टूट जाएगा। शैतान मेरे दिमाग पर पूरी तरह हावी हो चुका था। मैं सोफे से उठकर खड़ा हो गया, बेड की तरफ बढ़ने लगा। मैं बेड तक पहुंच गया, मगर कांपते पैरों ने जिस्म का बोझ उठाने से इनकार कर दिया और मैं इसके बेड पर गिर सा गया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जिस्म में लावा गर्दिश कर रहा हो। एक अजीब सी आग जिस्म जान को जलाए दे रही थी। रगे खींची हुई महसूस रही थी। चोर जज्बे हौसला पस्त किए दे रहे थे कि बच्चे ने रोना शुरू कर दिया और फरीदा की तरफ बढ़ते हुए मेरे हाथ का जाविया बदल गया। लोग कहते हैं कि बच्चा फरिश्ता होता है। इस रात मुझे इस बात का यकीन हो गया। इस फरिश्ते ने खाई के किनारे मुझे थाम लिया था, एक बहुत बड़े गुनाह से बचा लिया था, वरना फरीदा की नज़रों से तो गिरता ही फिरदौस से भी महरूम हो जाता, अपनी जन्नत खो देता, अपने बेटे से दूर हो जाता और जहन्नम मेरी मंजिल बन जाती। मैंने अबुल हयात को गोद में उठा लिया और इसे थपकी देते हुए पुकारा। फरीदा वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। लो इसे संभालो, शायद इसे भूख लगी है।
थर्मस से दूध निकाल कर पिला दूँ। इसने बच्चे को मेरी गोद से ले लिया और मैं बाथरूम में घुस गया। ठंडे पानी के छींटे चेहरे पर मारते हुए खुदा के हुजूर गिड़गिड़ाने लगा, ऐ मेरे मालिक मुझे माफ़ फरमा, शैतान के चंगुल में फंस कर मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, मुझे बख्श दे मेरे माबूद। ठंडे पानी के छींटों ने रगों में दौड़ती आग को सर्द कर दिया तो मैं बाहर निकल आया और बिस्तर पर लेटने के बाद भी खुदा से गुनाहों की माफ़ी मांगता रहा। आहिस्ता आहिस्ता जहन पुरसुकून हो गया और नींद ने बाहों में भर लिया। सुबह उठते ही मैंने नमाज अदा की और सफ़र की तैयारी करने लगा। इतनी देर में फरीदा नमाज से फारिग हो गई थी। हमने इसी वक्त स्टेशन जाने का फैसला कर लिया ताकि सीट हासिल करने में दुश्वारी न हो। दूसरे दिन हम लाहौर पहुँचे, फिर वहाँ से दूसरी गाड़ी पकड़कर पिंडी आए और किस्मत के पिंडी से पारा चनार जाने वाली बस न मिल सकी, लिहाजा हंगू तक वैगन में आए। कई मील के इस सफ़र ने जोड़ जोड़ में दर्द भर दिया था। वहाँ से बस के ज़रिए कोहाट पहुँचे, दूसरी बस पकड़ी। पारा चनार पहुँचते पहुँचते शाम हो गई और पाड़े का सफ़र मखदूश था, इसलिए किनंद के घर पुआड़ में ही ठहर गए। फरीदा ने इतना लंबा सफ़र पहली बार किया था, इसलिए थक कर चूर हो गई थी। वो तो जाने सो गई, इसके कहने पर मैं एक दिन और ठहर गया। तीसरे दिन हम पाड़े के लिए निकले। इसके लिए पहाड़ों का सफ़र करने का बिल्कुल नया तजुर्बा था, चुनाचा इसकी हालत इतनी थी शायद पहुँचते पहुँचते इसका हौसला जवाब देने लगा। वो थक कर बैठ गई। खुदा के लिए फरीदा हिम्मत से काम लो, वो ऊपर जो बस्ती नज़र आ रही है वही है, अब मुझसे नहीं चला जाता। अगर मैं जानती कि पहाड़ी का रास्ता इतना दुश्वार गुजार है तो कभी ना आती। फरीदा ने थके थके अंदाज में कहा। खुशकिस्मती से मुझे इसी वक्त दूर से खच्चर सवार आता दिखाई दिया। मैंने इसी नज़दीक पहुंचकर कहा, भैया अपना खच्चर किराए पर दोगे? इसने जवाब दिया, तुम परदेसी लगते हो, कहाँ जाना है? पाड़े। ले जाओ, मैं पाड़े पहुँच कर ले लूँगा। इसने कहा, किराया? मैंने पूछा। ओ अल्लाह का बंदा, ऐसी बात न कर, फिर कहेगा तो कसम खुदा की बहुत बुरा होगा। हम दिल पेश करते हैं, सौदा नहीं करते। ये खच्चर क्या, तुम पर जान भी कुर्बान कर सकता हूँ, इसने तेज़ लहजे में कहा और खच्चर की रस्सी मुझे थमा दी। फरीदा को खच्चर पर सवार करके मैंने फिर सफ़र शुरू कर दिया। खच्चर सवार वहीं बैठकर सुस्ताने लगा। मेरे साथ जनानी सवारी थी, इसलिए वो रुक गया था। दोपहर को हम लोग पाड़े पहुँचे। मेरे आने की खबर सुनते ही पूरा घर जमा हो गया। भाई पहले मेरी परेशानी दूर करो, चचा ने तार क्यों दिया था? मैंने फिरदौस से पूछा। मेरा सवाल सुनते ही गुल वहाँ से खिसक गई। आप ही ने कहा था फ़रोज़ और गुल की शादी करा दो। मैंने चचा को राज़ी कर लिया है, आइंदा जुम्मे को शादी होगी, मैं भी आता हूँ, कहते हुए गुल को छेड़ने के लिए इसके कमरे में पहुँच गया। वो पहले से काफ़ी बदल गई थी और लजाते शर्माते हुए बड़ी प्यारी लग रही थी। मैंने इसे छेड़ने के लिए कहा, भाई ये बता दो मुझे हर माह कितनी बार यहाँ आना पड़ेगा? जब जब आपका दिल कहे, इसने मुस्कुरा कर जवाब दिया। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तुम दोनों शादी से पहले इतना लड़ा करते हो तो शादी के बाद क्या होगा? ये घर तो मैदान जंग बना रहेगा। इसने शर्माकर दोनों हाथों से चेहरा छुपा लिया। भाई जल्दी बताओ, अफरोज़ से भी पूछना है। आप इनसे ही पूछ लें, कहते हुए वो भाग गई। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।